सो ये सब्जेक्ट तो बहुत वास्ट है, आप सबको पता है, करुणा, कर्म, सोल एंड डीएनए हीलिंग, राइट। कितने लोगों ने फर्स्ट महाभारत देखी थी बी आर चोपड़ा की? मैक्सिमम लोगों ने देखा था। तो कोई भी एपिसोड स्टार्ट होता था तो उसके स्टार्टिंग में क्या होता था? हाँ, मैं समय हूँ, राइट। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोल एक्चुअली इज़ विथ एन एटर्नल टाइम। सोल के लिए कोई टाइम का कोई लेना देना नहीं होता है ना। हम बोलते हैं ना आत्मा अमर है करके, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि सोल के साथ चीज़ें जो जुड़ी रहती है काफ़ी सालों से, काफ़ी जन्मों से, वो समय के साथ बंधी पड़ी है। और जिस समय वो चीज़ अगर नहीं होती है तो वो फिर नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट फ्यूचर के लिए वो कैरी फॉरवर्ड होती है। जैसे अगर मैं आपको मिलता हूँ और इस समय अगर मेरा कर्म है और मैं आपको क्लियर नहीं करता, पता नहीं आप वापस मुझे कब मिलोगे या मुझे वापस कब मौका मिलेगा आप लोगों को सर्विस देने का करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो एवरीथिंग इज़ विद द टाइम। आप देखते थे कि पहले लोगों के हाथों में जो घड़ियाँ होती थी ना, वो चाबियों की घड़ियाँ होती थी। इज इट राइट? तो सबके टाइम आगे पीछे होते थे। आजकल सबके घड़ी इंटरनेट से चल रहे हैं, इसलिए टाइम आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो कोई ये नहीं कहेगा अरे मेरे घड़ी में तो 5 मिनट पीछे इसलिए मुझे पता नहीं चला, ऐसा है करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम ये जो हीलिंग करते हैं ना, वो जिस टाइम पे जो चीज़ नहीं हुई, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी को हम सर्विस नहीं दे पाए, किसी को हम सुख नहीं दे पाए, किसी को प्यार नहीं दे पाए, किसी को हमने कमिटमेंट किया और हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, तो वो चीज़ों का एक कर्म का क्लियरेंस होता है करके। इसलिए हमारा जो डीएनए बनाया है, वो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है जो घड़ी के हिसाब से चलता है। इसलिए हम उसको कहते हैं संचित से प्रारंभ कर्मा। समझ में कि नहीं? जिसको हम कहते हैं पॉपअप हुआ, सरफेस पे आया करके। इज इट राइट? एक शब्द है जो आज आपको समझना है। आपने कभी सुना है फेज लैग? फेज लैग, ये शब्द सुना है आपने? फेज लैग ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत कम लोगों ने सुना है। फेज लैग का मतलब क्या होता है? उस समय वो चीज़ नहीं हुई, उसको फेज लैग कहते हैं। इज इट राइट? मतलब फ्लाइट अगर 4 बजे की थी और मैं 4:10 पे पहुंचा तो 10 मिनट्स को कहते हैं फेज लैग, वो हम इतना लेट हो गए करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो क्या होता है कि अब वो कहते हैं कि भाई बोर्डिंग टाइम इतना है और फ्लाइट का स्टार्टिंग टाइम इतना है, तो उस टाइम पे अगर हम नहीं पहुंचे तो वो फेज लैग हो जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये क्या है कि अगर आप हीलिंग कंटिन्यूस करते हो तो आपको समझ में आता है आपका फेज लैग किधर पे है, कौन से लाइफ का है। मतलब मैं जितनी भी मैंने अपनी 147 पास्ट लाइफ देखी है, मुझे वो टाइम समझ में आया कि कौन से टाइम पे मैंने वो चीज़ नहीं की और जिसके वजह से वो लाइफ में वापस मेरे आया है और मुझे वहाँ पे ट्रैवल करना है और मुझे उसको सर्विस देनी है। फिर मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है करके, क्योंकि वो फेज़ लैग था जो मैं नहीं निभा पाया उस टाइम पे। समझ में कि नहीं? जैसे लोग काफ़ी बार महाभारत में भी कहते हैं अरे काश तुमने ये किया होता तो ये नहीं होता। समझ में कि नहीं? कृष्णा ने भी कोशिश की कि हर टाइम परफेक्ट टाइम पे पहुंचा और कहीं ना कहीं उसने द्रौपदी को थोड़ा बचाया, कहीं पे उसने काफ़ी चीज़ों को टाली, बिकॉज ही वॉज इन इनफाइनाइट सोल। तो जैसे जैसे हमारी सोल इवोल्यूशन होती है ना, तो फेज़ लैग कम हो जाता है। अब समझ में आया कि नहीं? आप देखो मजदूर लोग होते हैं ना, जो इन्फेंट सोल है, मतलब जो क्या कहते हैं लेबर वर्कर, ऐसा है, उन लोगों का फेज़ लैग ज़्यादा होता है। वो कहते हैं नहीं भाई ये बिल्डिंग है ना, हम आपको 6 महीने में बना देंगे और 2 साल में बनाते हैं, तो 1.5 साल का फेज़ लैग हुआ कि नहीं? इज इट राइट? जितना आदमी बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा होता है ना, उतना वो फेज़ लैग ज़्यादा होता है। लेकिन जितना वो माइंड से अवेयरनेस ज़्यादा होता है, उतना वो फेज़ लैग उसका कम होता है। अब समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? इज इट राइट? तो जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, ये लोग का फेज़ लैग नहीं होता है, वो टाइमिंग परफेक्ट रहता है, मतलब इतने सेकंड में ये होना है करके। आज हम लोग जितने भी ये डिजिटल गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, ये माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम वो टाइमर लगाते हैं। 30 सेकंड के लिए चाय गर्म करना, 60 सेकंड के लिए दूध गर्म करना, माइक्रोवेव में डालते, 1.5 मिनट के लिए हमको ये पिज़्ज़ा को ऑन करना है कि नहीं? तो ये सब टाइमिंग लगी पड़ी है। मतलब हम बिकॉज अभी मैकेनिकल हो गए, तो जब इंसान इमोशनल हुआ है ना, तब आदमी का फेज़ लैग बढ़ता गया कि भाई मुझे इससे बहुत नाराज़गी हुई, दुख हुआ,
और 2 दिन तक बात नहीं किया, 4 दिन तक बात नहीं किया, 4 साल तक बात नहीं किया। बड़े बड़े हमारे जो बुजुर्ग थे वो 30-30 साल तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, चेहरा नहीं देखते थे, बातें नहीं करते थे। हम तो कैसा है, मोबाइल में सब लोग ब्लॉक कर देते, और जितना ब्लॉक करते हैं ना उतना फेज लैग होता है। यू गॉट माई पॉइंट। तो हमें हीलिंग किस चीज़ की करनी है? फेज लैग की करनी है, क्योंकि वो टाइम, स्पेस एंड सोल इस दोनों के बीच में आता है, इस तीनों के बीच में आता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमें कैसा है, जिस टाइम पे जो चीज़ें हमने की है तो वो ठीक है, वो क्लियरेंस हो गई, जिसको हम कर्मकांड कर्मा कहते हैं। जिस टाइम पे हम उसको क्लियर नहीं कर पाए वो संचित में चला गया, और कुछ टाइम के बाद वो प्रारंभ में आएगा। तो आप जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो ना, आप लोग चीज़ को एक्सेलरेशन करते हो। एक्सेलरेशन का मतलब टाइम को फास्ट भगाते हो आप लोग। तो काफ़ी चैलेंजेस आपके लाइफ में ज़्यादा आते हैं। कल 4 लोगों के साथ कर्म को डील करना था, अब 40 लोगों को करना पड़ रहा है, बिकॉज हीलिंग फास्ट हो रही है, साइकिक सर्जरी फास्ट हो रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फास्ट हो रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब कल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसलिए सीखी थी कि आपको अपने उन फैमिली मेम्बर से कर्म से क्लियर करना था, लेकिन प्रैक्टिस में आने के बाद 40 लोग आ गए, 36 लोग ज़्यादा आ गए आपकी लाइफ में जिनके साथ क्लियर करना है। तो आपके लिए बर्डन बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया कि नहीं, है ना? अभी भी जो 2 लोग आए थे यहाँ पे अट्यूनमेंट के लिए, उन्होंने कहा भी हमने फर्स्ट रिट्रीट अटेंड की और उसके बाद हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, बिकॉज हमारे घर वालों ने मना किया प्रैक्टिस नहीं करने का, बिकॉज बहुत सी चीज़ें सरफेस पे आ गई, बहुत सी चीज़ें ऊपर आ गई करके। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन ये अच्छा है, बिकॉज सोल का कर्म क्लियरेंस हो रहा है, डीएनए का कर्म क्लियरेंस हो रहा है। जितना पेंडिंग रखोगे ना उतना आपको ही प्रॉब्लम है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है अपने पास एक आउटलुक होता है ईमेल में, राइट? तो काफ़ी लोग कैसे ना ड्राफ्ट कर देते हैं आउटलुक में और उसको सेव कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद उसको रिलीज करते हैं। इज इट राइट? काफ़ी बार हम लोग मैसेज को भी टाइप करते हैं लेकिन भेजते नहीं है, सोचते भेजू कि नहीं, उसको बुरा लगेगा कि नहीं, ये वो करके, और कुछ टाइम के बाद भेजते हैं करके। इज इट राइट और नॉट? तो ये जो टाइम जो हमने एक्स्ट्रा स्पेंड किया है वो अवेयरनेस के साथ रहेगा तो टाइम कम रहेगा। और अगर बोलते ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, हाईवे पे लिखा होता है, आपने पढ़ा है कभी? इज इट राइट और रॉन्ग? अभी आपको सपोज कोई एक बीमारी हो गई, आप हॉस्पिटल में चले गए, तो आपका रूटीन अटक गया कि नहीं? तो ये फेज लैग हो गया कि नहीं? बहुत से लोग को आपने बोला था मैं इधर आऊँगी, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन हॉस्पिटल में पहुँचने की वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे, कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो बोलेगा अरे क्या हुआ, तुमने पेमेंट नहीं दिया, क्या हुआ, तुमने सर्विस नहीं दी। दिस इज फेज लैग। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे कभी कोई चीज़ टाइम पे नहीं करते तो पेरेंट्स को बुरा लगता है, अरे क्या तूने पढ़ाई टाइम पे नहीं की इसलिए तुझे कम मार्क्स आए, देख तू फेल हो गया, अब 6 महीने तेरे वेस्ट गए। दिस इज फेज लैग। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? इज इट राइट? तो हम कैसा है, साइकिक सर्जरी से रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि वो फेज लैग नहीं होना चाहिए प्रेजेंट लाइफ में। करुणा हीलिंग से हम ऐसी हीलिंग करते हैं कि पिछले लाइफ में जो टाइम वेस्ट हुआ है, फेज लैग हुआ है, बिकॉज सोल इतना इवॉल्व नहीं था, कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं थी, चेतना इतनी हाई नहीं थी, तो उसको हमने होने नहीं दिया। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं करना, मुझसे ये नहीं होगा, मैं उसको मेरी लाइफ में नहीं आने दूंगा, तो वो फेज लैग हो गया कि नहीं? इज इट राइट? पिछले जन्म में बहुत से लोगों ने शादियां बहुत जल्दी की, जैसे मेरी दादी ने 13 साल में की, मेरी नानी ने 14 साल की उम्र में शादी की। अब वो लोग सोच रहे शादी बहुत जल्दी हो गई, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। अब ये लोग जब रीइंकारनेशन करते हैं तो 30-35 साल में शादी होती है। अभी देखा नहीं आप, सब लड़के लड़कियों की शादी लेट हो रही है, बिकॉज पास्ट लाइफ में जल्दी हुई थी। इज इट राइट? तो कहीं पे कोई चीज़ को जल्दी करना, कहीं पे कोई चीज़ को लेट करना, ये दोनों हमारे लिए हानिकारक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लेडीज लोग का आप देखा, काफ़ी लोग ड्राइविंग नहीं कर पाते, आपने देखा ना, लेडीज़ नहीं कर पाते, जेंट्स कर पाते। इसका रीज़न क्या है? लेडीज़ ज़्यादा भावुक होती है, इमोशनल होती है, तो उसका फेज लैग ज़्यादा होता है। उसको टाइमिंग का नहीं पता चलता कि कौन से टाइम पे मुझे 20 की स्पीड पे चलानी है, 40 पे चलानी है, या कब ओवरटेक करना है, या कब ओवरटेक करने देना है। वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है, बिकॉज वो रोड साइड का है, मतलब एक्सटर्नल टाइमिंग मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। घर का टाइमिंग परफेक्ट होता है, वो लोग कुकिंग अच्छे से करेंगे, खाना परफेक्ट टाइम पे बनाएंगे, बच्चों को स्कूल पे फटाफट तैयार करेंगे, टिफिन बनाएंगे, सब परफेक्ट होता है, बिकॉज वो इंटरनल टाइमिंग है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? राइट? पुरुष लोग इंटरनल टाइमिंग को सेट नहीं कर पाते, एक्सटर्नल टाइमिंग को अच्छे से सेट कर पाते, इसलिए उनको शिवा कहते हैं, और महिलाओं को शक्ति कहते हैं।
मतलब जब आप नीचे के चक्र पे ज़्यादा जीते हो तो बाहर के एनवायरनमेंट को टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जब आप ऊपर के चक्र पे रहते हो कॉन्शियसनेस, तो आपको नीचे का कोई अंदाज नहीं होता कि आप पावर कहाँ लगाना है, पावर नहीं लगाना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन्वेस्ट कहाँ नहीं करना है, किससे रिलेशनशिप रखना है, किससे रिलेशनशिप नहीं रखना है। ये पुरुषों को ज़्यादा नहीं समझ में आता, ये महिलाओं को अच्छे से समझ में आता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? सी इट्स अ साइंस, मैं ये किसी के कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये एक साइंस की मैं बात समझा रहा हूँ करके। इज इट राइट? तो पुरुषों को क्या है, नीचे के चक्रों को हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, महिलाओं को ऊपर के चक्र की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए आप देखो कि सत्संगों में मैक्सिमम महिलाएं होती हैं, पुरुष कम होते हैं। गुरुओं के पास ज़्यादा समय महिला स्पेंड करते, पुरुष का स्पेंड कम करते। इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि उनको ऊपर की सोल की ट्रैवलिंग जर्नी समझनी होती है महिलाओं को, तब वो अपना पावर शक्ति इस जगह पे लगा पाएंगे नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। पुरुष जो होते हैं ना वो मटेरियल लाइफ में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो नीचे के चक्र के मैनेजमेंट में, मनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में ज़्यादा होते हैं। यू गॉट द पॉइंट? समझ में ना? तो जैसे जैसे हम करुणा हीलिंग करते जाएंगे ना, हमारे ऊपर के और नीचे के दोनों की शक्तियाँ, मतलब एनर्जीज बैलेंस्ड होगी, कॉन्शियसनेस बैलेंस्ड होगी और हम लोग वननेस में आएंगे, हमारी शिव शक्ति बैलेंस्ड हो जाएगी। इज इट राइट? तो हमें ये फेज लैग के ऊपर करना है। आपको लिस्ट बनाना है कि कौन से टाइम पे मैं ये नहीं कर पाई जिसके वजह से मेरे लाइफ में इश्यू हुआ, कौन से वजह से वो मेरे लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पाया जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे हर्ट हुआ। इज इट राइट और रॉन्ग? अब देखो शादी के फेरे के टाइम पे पंडित कहता है कि ये चौगड़िया ये टाइम पे फेरे लेने हैं। इज इट राइट? वो टाइम पे नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता है कि नहीं? क्योंकि हमने कोई एक टाइम निकाला है, उस टाइम पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पूरा एटमॉस्फेयर, कायनात उसको हेल्प कर रही है, उस टाइम पे आपने कोई चीज़ नहीं की, उस मुहूर्त में नहीं किया, तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो ऐसा नहीं होने के लिए हमें पहले बहुत हीलिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा फेज लैग ना हो। आप समझ में आए कि नहीं? मतलब अगर वो कहते हैं एयरपोर्ट वाले कि 2 घंटे पहले पहुंचने हैं, तो उसके पहले इतनी हीलिंग करनी पड़ेगी कि 2 घंटे पहले हम पहुंचे। हम वहां पहुंचने के बाद सोचेंगे नहीं हम हीलिंग करेंगे, हम बहुत लेट हो गए, वो थोड़ी मानने वाले। वो बोलेंगे नहीं आपका 45 मिनट्स के पहले नहीं पहुंचे, अभी हम आपको नहीं ले सकते हैं, हम बोर्डिंग करने नहीं देंगे वो। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, मुसीबत में सब चीज़ें करते हैं। मतलब देखा जाएगा जब बीमारी होगी तब हीलिंग सीखेंगे, तब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, तब योगा करेंगे, तब मेडिटेशन करेंगे। तब करके क्या फ़ायदा है? जो भी करना है आपको पहले करना है। इज इट राइट? बच्चों की एग्ज़ाम है तो उसके कुछ महीने पहले से उसको हीलिंग करनी, ये नहीं कि उसी दिन उसको एग्ज़ाम में हीलिंग किया, साल भर तो उसने पढ़ाई नहीं की। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? हॉस्पिटल में जब वो पेशेंट है तब हीलिंग करोगे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अगर पहले से उसको हीलिंग करोगे तो हॉस्पिटल में जाने का मौका ही नहीं होएगा, उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। इज इट राइट? तो ये फेज लैग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है। बिकॉज क्या है, हम भी किसी की लाइफ में ना एक्सीडेंटली नहीं आते, एक्सीडेंटली नहीं आते। आपको लगेगा नहीं नहीं मैं तो किसी ने रेफ़र किया इसलिए आया, मुझे तो यूट्यूब देख के आया। एक्चुअली आप ऐसे नहीं है, आपका ये समय यहाँ लिखा हुआ था और इसलिए आप यहाँ पे हो। इज इट राइट? मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जिसको बोलते हैं ना तक आती है, तक को पकड़ना है, तक को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। इट कम्स फ्रॉम अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। तो वो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस टाइम पे अगर आपका माइंड तैयार है तो एक्सेप्ट करेगा, बॉडी तैयार है तो एक्शन लेगा, और अगर माइंड तैयार नहीं है तो डिसीजन नहीं ले पाएगा, और बॉडी तैयार नहीं है तो एक्शन नहीं ले पाएगा। इज इट राइट? तो जब हम अपनी चक्र को हीलिंग करते हैं, नीचे के चक्रास को, तो हमारी बॉडी एक्शन के लिए तैयार होती है। जब हम ऊपर के चक्र को हीलिंग करते हैं तो हमारा माइंड तैयार होता है कि नहीं मुझे ये करना है। यू गॉट माई पॉइंट? राइट? तो हम क्या करते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज ऋषिकेश की कोई इवेंट हुई, तो हम उसके पहले कहीं बाबा जी के केव्स में जाते, कभी शिरडी जाते, और हम अपने आप को पहले प्रिपेयर करते, बिकॉज वहाँ 30-40-100 लोग आने वाले हैं। वी हैव टू फेस देम, वी हैव टू स्टे विद देम, वी हैव टू गिव मैक्सिमम गुड सर्विस टू देम। हमको उनको अच्छी एनर्जी देनी है, बिकॉज वो बहुत एक्सपेक्टेशन से हमारे पास आए हुए रहते हैं। तो वो समय पहले स्पेंड करना पड़ता है। ऐसे नहीं लोग आएंगे देखा जाएगा, ऐसा होता है? आज अगर मैं आप कोई महिला को बोलूँ आज 10 लोग आपके घर पे खाना खाने को आने वाले, आप थोड़ी बोलोगे आने दो फिर मैं बनाऊंगी, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप पहले किचन मतलब मार्केट जाओगे, है कि नहीं, खरीदी करोगे, शॉपिंग करोगे, घर पे आके चॉपिंग करोगे, तैयारी करोगे। मतलब जब गेस्ट आते हैं तब खाना टेबल पे उसके पहले तैयार रहता है। तो
अगर नहीं हुआ, दिस इज फेज लैग। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमने जितने लोगों को सर्विस नहीं, कभी हमने मदर इन लॉ को सर्विस नहीं दिया, कभी हमने वाइफ को टाइम नहीं दिया, कभी बच्चों को टाइम नहीं दिया, कभी बच्चों ने हमें टाइम नहीं दिया, कभी वाइफ ने हमको टाइम नहीं दिया, ये जितना भी ना समय का खेल है। जबकि समय तो इंसान ने बनाया, समय एक्चुअली पहले था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे लोग सरेंडर थे, तो टाइम पे सब उसको होने देते थे। जब अर्जुन भी मना कर रहे थे युद्ध के लिए, तो कृष्ण कह रहे तुम होने दो इसको, तुम समय को अटका नहीं सकते हो, तुम समय को बदल नहीं सकते हो, इस समय तुम्हारे हाथों से ये युद्ध लिखा है, भले ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और रॉन्ग? तो आपको कैसा है ना कि उस समय पे होने देना है, और अगर नहीं होने देना है तो फिर उसके पहले बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी, उसके पहले बहुत साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर डॉक्टर ने बोला डायबिटीज़ है आपकी, अभी धीरे धीरे मोतिया स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब बहुत साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी कि भाई मोतिया आगे ना जाए, ऑपरेशन ना कराना पड़े। इज इट राइट? आपको लगता है आपने कोई एक लोन लिया है और लोन आपको टाइम पे EMI पे करना है, तो बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी कि हर महीने आपका बराबर किस्तें आप भर पाएँ करके। आपको लगता है ये बच्चे का 98% का टारगेट है, तो उसको दाखला मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, तो बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी कि 95 आए, कम आएंगे तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, समय गया वापस नहीं आता है। एक सिंपल सेंटेंस बोलते कि नहीं? इज इट राइट? तो हमें ये जितनी भी हीलिंग करनी है, DNA सोल हीलिंग, इसलिए करनी है कि हम हर चीज पहले की टाइम पे जो नहीं कर पाए उसको हम हील करें, ताकि वो परिस्थितियां वापस हमारे सामने ना आए, और आज के टाइम में हम इतना 100% दे कि नेक्स्ट फ्यूचर में कहीं फेज लैग के लिए हीलिंग नहीं करनी पड़े। तो काफ़ी लोगों को मैं इंट्यूटिवली कहता हूँ आपको शिरडी रिट्रीट में आना है, आपको वृंदावन आना है, आपको ऋषिकेश, वो बोलते नहीं बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके कनेक्टेड सोल्स अब वहाँ आने वाले हैं और वो लोग नहीं आते, तो उनका फेज लैग हो गया। इज इट राइट? और डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये 10 बजे गोली खानी है, ये 6 बजे खानी है, और वो 11 बजे खाते हैं, तो कहीं ना कहीं शुगर बढ़ जाता है, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस टाइम पे नहीं खाया तो 1 घंटे का फेज लैग हुआ कि नहीं? टाइमिंग इस कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोचो लाइफ में। इज इट राइट? आज हम ये जितने भी महंगी चीज़ें खरीदते हैं ना, सिर्फ टाइम बचाने के लिए खरीदते हैं और कुछ नहीं है। अगर किसी को पहले ट्रंक कॉल करना पड़ता था तो कितना टाइम जाता था? क्या आपने बस बताया, पहले पोस्ट ऑफिस में जाके हम लेटर डालते थे तो कितना टाइम जाता था एक छोटा मैसेज के लिए? इज इट राइट और रॉन्ग? फैक्स के मशीन लेते थे लोग। इज इट राइट? लेकिन अब कैसा है कि आपके पास मोबाइल, आपने मैसेज किया हाउ आर यू, बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो हम शॉर्टकट्स कर रहे हैं ना, ये भी बहुत डेंजरस है। ये सब जो शॉर्टकट्स कर रहे हैं ना, कि किसी की शादी में नहीं गए और इसको लिख दिया बस गॉड ब्लेस यू, यहाँ से लिख दिया हमने। हमारा फिजिकल प्रेजेंस कहीं इंपॉर्टेंट होता है, कहीं हमारा ऑरा वहाँ पहुँचना इंपॉर्टेंट होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये इसने हमको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। मतलब हम इतने टाइम के पहले मैनेजमेंट सीखने के चक्कर में हम फास्ट एक्सेलरेशन कर दिए। कोई कॉर्पोरेट में जॉब करते करते 25 साल की जगह 35 साल तक जॉब करता है और फिर शादी करता है, तो फेज लैग हो गया कि नहीं उसका? प्रोफेशनली वो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी शादी लेट हो रही है करके। अब उसके DNA में बच्चे कितने वीक होंगे आप सोच सकते हो। जेनेटिकली वो बच्चे के अंदर जो पोटेंशियलिटी होती है एनर्जी की, वो कितनी वीक होगी। इज इट राइट? और वो बच्चा भी जब बॉर्न होगा तो वो प्रोफेशनल माइंडसेट से होगा। इसलिए आजकल के बच्चे बहुत प्रोफेशनल माइंडसेट से बॉर्न होते हैं, बिकॉज माँ बाप खुद भी है ना, बर्थ देने के पहले उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसको क्या बनाएंगे, कहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पे जॉब अच्छा है, कहाँ पे उसको अब्रॉड भेजना है। मतलब हम पहले से कैलकुलेट करते हैं। फिर ये बच्चे बॉर्न होने के बाद तो वही करने वाले, क्योंकि जो फीड किया है वही आएगा कि नहीं। अब उनका सोल क्लियरेंस यहाँ था जहाँ पे उनका बर्थ हुआ, जहाँ पे उनको रहना था, और वो लोग अपने फ्री विल से और कहीं चले जाते हैं, तो यहाँ तो कर्म अधूरा रह गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट राइट? तो मैं भी कैसा है ना, अगर सपोज मैं आपके साथ हूँ, अब मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ और कोई मुझे डिमांड कर रहा है या मुझे रहना पड़ रहा है, तो मैं उनको हीलिंग कर रहा हूँ, मैं फिर फॉरगिवनेस सीख करता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ अभी। वो तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज नहीं तो कर्म चढ़ जाएगा। ऐसे ही थोड़ी कर्म चढ़ते। अब क्या है, 4 ग्रह है, एक मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। ये आपके फेज लैग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ कैसे। प्रेजेंट लाइफ में अगर कुछ आपने ठीक ठाक नहीं किया ना, तो ये राहु केतु आपको बैलेंस करने की सलाह देता है कि भाई यहाँ लेना था, यहाँ देना था, तुम नहीं कर पाए करके। इज इट राइट? अब जो चीज़ आप नहीं कर पाए ना, तो सैटर्न ट्राई करता है उसको ठीक करने के लिए। शनि आता है,
टाइम टाइम पे, और वो आपको क्लियरेंस बताता है कि भाई यहाँ तुमने रेड सिग्नल पे तुमने गाड़ी चलाई, तुमको एक टिकट मिली है तो तुमको फाइन पे करना है, या तुमने EMI तुमको पे करना है, तुमने पे नहीं किया, इसका इंटरेस्ट इतना चढ़ गया। वो सैटर्न का काम है, इज इट राइट? जहाँ राहु केतु का काम नहीं कर पाए फिर सैटर्न टेक ओवर करता है। जहाँ सैटर्न को हमने इग्नोर किया वहाँ पे फिर मंगल काम करता है। मंगल फिर उसको संचित बना देता है, पकड़ लेता है, और कोई ना कोई टाइम फ्यूचर में या नेक्स्ट लाइफ में वो उसको बाहर निकालता है। और जब बाहर निकालेगा तो वापस शनि उसको पकड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी नहीं मानी थी, तभी मंगल में वो डेटाबेस चला गया, DNA में चला गया। राइट? इज इट क्लियर कि नहीं? समझ में कि नहीं? सपोज आपकी बेसिन है, बेसिन को आपने क्लियर नहीं किया तो उसका कचरा कहीं नीचे जाएगा कि नहीं, नालवे में जाएगा कि नहीं, तो नालवा फंस जाएगा कि नहीं, फिर आपको वो नालवे में हाथ डाल के आपको ठीक करना पड़ेगा। इज इट राइट? तो वो नाला मंगल है, ऊपर है वो शनि है जो कह रहा है भाई गंदगी है करके। राइट? और राहु केतु क्या है ना, हमको सिखाता है कि कोई भी कचरा कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, कहाँ कितना पानी डालना है, कहाँ कितना क्या डालना है करके। इज इट राइट और नॉट? तो ये कैसा है कि जो भी इंसान करुणा हीलिंग की प्रैक्टिस रेगुलर करता है, जो सिंबल की रेगुलर प्रैक्टिस करता है, तो वो सिंबल है ना अनलॉकिंग करता है। अनलॉकिंग मतलब वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में लगाता है कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ये आपके साथ क्यों हो रहा है, और इसका आपको कैसे करना है। ये आपको हीलिंग के सिंबल्स आपको प्रकाश देंगे, लाइट डालेंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कमरे में आप घुसते थे और अंधेरा रहता तो आपको समझता क्या कुर्सी का है, टेबल का है, मुझे कहाँ बैठना है, नहीं। तो जैसे लाइट करेंगे समझेगा ना, अच्छा ये सोफ़ा है, मुझे वहाँ बैठना है, ये टेबल है, मुझे वहाँ पैर नहीं लगाना है, नहीं तो मुझे लग जाएगी। तो सिंबल्स क्या है ना, प्रकाश है, लाइट है, जो आपको कहता है कि भाई आप कौन से अंधेरे के कर्म से में अटके पड़े हो, मंगल ने कौन सा कर्म पकड़ लिया है, और उस मंगल के कर्म को आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो सरफेस पे ज़्यादा लाते हो। तो शनि को ज़्यादा काम करना पड़ता है, राहु केतु को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज गड़े मुर्दे को उखाड़ा है ना आपने। इज इट राइट? मेरे एक मौसा जी थे, उनको ऑपरेशन के लिए लेके गए थे हम लीलावती के बाईपास के लिए, और मुझे बुलाया कि नहीं आप थोड़ा आना हेल्प करने, मतलब गाइडेंस देने के लिए उनके रिलेटिव्स को। अदरवाइज तो कार्डियक सर्जन लोग तो बेस्ट होते हैं बॉम्बे के। तो सर्जरी के टेबल पे 1-1.5 घंटा सर्जरी चली उनकी, और उसके बाद में मुझे बुलाया बाहर आके, मुझे बोला तुमको पता नहीं था ये केस? मैंने कहा नहीं, मैं इनके टच में नहीं हूँ करके। बोले अरे इनका तो हम बाईपास करने के लिए हार्ट ओपन किया, लेकिन अंदर कैंसर की गांठ है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था इनको कैंसर की गांठ है, मुझे तो रिलेटिव्स ने बताया नहीं था। तो बोलते वी कांट ऑपरेट इन सच सिचुएशन, जहाँ कैंसर की गांठ है, हम कहीं बाईपास का ऑपरेशन करने जाएंगे तो कैंसर कट जाएगा। इज इट राइट और नॉट? लेकिन मेरे जो कजिन्स थे वो तो डॉक्टर पे चढ़ गए, नहीं तुमने क्यों पहले रिपोर्ट नहीं देखा, तुमको तो हमने फाइल दिया था, उनको 15 साल पहले कैंसर था, ये रिलैप्स हुआ होगा। तो उन्होंने बोला अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे भी ऑपरेट करो। डॉक्टर बोला मुझे क्या, मैंने तो कंसर्न पेपर पे साइन ले लिया है। और उन्होंने ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद कॉम्प्लिकेशन हुआ एंड देन ही डाइड। दिस इज अ फेज लैग। उस कैंसर को वो टाइम पे ठीक होना था, वो नहीं हुआ, और जब हार्ट अटैक आया, जब बाईपास करना था, तो वो कैंसर पॉपअप हो गया, प्रारंभ में आ गया। समझ में कि नहीं? तो मंगल में जो क्लियरेंस नहीं हुआ वो शनि में आ गया, और शनि में जो क्लियरेंस नहीं होता है तो राहु केतु से हमको बैलेंस करना पड़ता है थ्रू द हीलिंग मॉडलिटी। इज इट क्लियर? क्योंकि वो ब्लड में होता है ना मंगल। तो जब बाईपास किया, खून बाहर आया, तब पता चला इसमें तो कैंसर की भी गांठ है। इज इट राइट? और उसमें फिर ब्लैक पार्टिकल निकला, वो शनि का था। इज इट राइट? तो जब वो क्लियर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली उनकी डेथ हो गई है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाए अपनी लाइफ को। इज इट राइट? तो हमारी जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जो है ना, दिस इज अ राहु केतु नाड़ी। कब कौन सी लेनी है, कब कौन सी छोड़नी है, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए अगर आप रेगुलर सिंबल्स डालोगे अपने हाथों में, सपोज आपने क्रिस्टल हाथ में लिया, ये मैंने क्रिस्टल का शिवलिंग लिया और मैंने यहाँ डाला, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ मुझे कब रिसीव करनी है और कौन सी चीज़ मुझे कब देनी है। आदमी अगर रिसीवर भी नहीं रहना तो भी प्रॉब्लम। आपने कोई मेरा एक अच्छा काम किया, मैं आपको बोलूँगा थैंक यू, आप बोलेंगे नहीं नहीं थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब आपने रिसीव नहीं किया। मैं अगर आपको कुछ पैसा दे रहा हूँ, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो आपने रिसीव नहीं किया। इज इट राइट? और कहीं पे मैं आपसे मांगूंगा कि भाई आपकी इतनी फीस हुई, आप बोलूँगा कल देता हूँ कल देता हूँ, और आपने फीस नहीं दिया, तो आप डोनर भी नहीं हो। तो इसलिए करुणा हीलिंग क्यों करनी पड़ती है कि कहाँ पे डोनर बनना है, कहाँ पे रिसीवर बनना है, कहाँ राहु का काम करना है और कहाँ केतु का काम करना है, इसके लिए हमें हीलिंग करनी पड़ती है। और क्रिस्टल क्या है, उसको एम्पलीफाई करके सेंस करवाता है, क्योंकि माइन्यूट एनर्जी सेंस नहीं होती है।
माइन्यूट, जैसे कल मैंने बताया रेखाएं दिखती नहीं है, वो मैग्नीफाइड ग्लास, बीम ग्लास लेना पड़ता है तब रेखाएं बड़ी दिखती है। इज इट राइट? तो जब हम क्रिस्टल हाथ में पकड़ते हैं ना तो धीरे धीरे हमारी सेंसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। 5 वोल्टेज की 50 वोल्टेज की सेंसेस हो जाती है। जैसे स्पीकर कैसे एम्पलीफाई करता है कि नहीं, अभी इसमें 10 वॉट का स्पीकर है ये लैपटॉप में और इसमें 100 वॉट का है, तो इसमें ज़्यादा बजेगा कि नहीं, ज़्यादा बजेगा कि नहीं? तो जब ये ज़्यादा बजेगा तो डेफिनेटली इसमें मतलब चीज़ें क्लियर सुनाई देगी। तो सिंबल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रकाश में जियोगे, लाइट के साथ जियोगे, तो लाइफ बहुत क्लियर हो जाएगी कि कब मुझे क्या करना है। अगर नहीं कर पाओगे वापस फेज लैग क्रिएट होगा। इज इट राइट? ये जितने भी लोग स्पिरिचुअल सत्संगों में जाते हैं, ये सब धर्म की क्रियाएं करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं कि मतलब कोई कहता है भाई तुमको पितृ दोष है, तुमको वास्तु दोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुमको ये है, तो वो सब पिछला कहीं से आया हुआ है जिसको वो टाइम पे निवारण नहीं किया तो एक्यूमुलेट हो गया कि नहीं। अब शरीर में से कचरा नहीं निकालोगे, पित्त को नहीं निकालोगे तो उसकी गांठ बनेगी कि नहीं, उसका स्टोन बनेगा कि नहीं। आप लॉजिक यूज करो। इज इट राइट? और वो आया कहाँ से? माइंड के एंगर से, फियर से, जेलसी से, ईगो से। वो यहाँ से रिलीज नहीं किया, यहाँ गांठ बन गई। इज इट राइट? अब गांठ को मेडिकली निकालोगे तो भी यहाँ तो ब्लॉक अभी भी है कि नहीं, समझ में कि नहीं। और वो ब्लॉक सोल के वजह से आया, सोल कर्मा से आया, वो मंगल लेके आया पिछले जन्म से। तो हम बोलते ना तेरे खून में ये है, काफी बार बोलते ना तेरे दादा भी ऐसे, तेरे पिताजी भी ऐसे, ये तेरे खून में ही वो, मतलब दैट इज अ डीएनए। जो हम ये कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते ना, इसका तो खानदान ही ऐसा है। झूठ बोलने वाला हम बोलते ना, फंसाने वाला, तो वो डीएनए में आया कि नहीं, राइट? तो सिर्फ गलत चीजें नहीं आती है, काफी अच्छी चीजें भी आती है। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर सपोज उदित नारायण है, उसका बेटा आदित्य नारायण, वो भी डीएनए में आया कि नहीं, सिंगिंग क्वालिटी। इज इट राइट? तो हम ये हीलिंग से क्या करेंगे, बुरी चीजों को हील करेंगे और अच्छी चीजों को रीएक्टिवेट करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? इज इट राइट? अच्छी चीजों को रीएक्टिवेट करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। हम बोलेंगे अरे इसका वंश बहुत अच्छा है, पिताजी ने 40% काम किया, बच्चा 80% काम कर रहा है, तो 40% एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं। इज इट राइट? तो हमको सुपर जीन्स एक्टिवेट करना पड़ेगा डीएनए में से। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम है ना सोल को हील ज़्यादा करते हैं तो सुपर जीन्स एक्टिवेट होते हैं। हम रूट चक्र को हील करते हैं तो कर्म हील हो जाता है। अब डिफरेंस समझ रहा है आपको? रूट को हील करेंगे तो मंगल हील होता है, प्रॉपर्टी हील होती है, वास्तु हील होता है। इज इट राइट? और जब हम ऊपर का चक्र को हील करेंगे तो हमारा हायर सेल्फ और पावरफुल हो जाएगा। उसमें जो सोल इंटेलिजेंसी है, कुछ तो आपके अंदर खूबियाँ है ना, सुपर क्वालिटी है ना, ऐसे थोड़ी गॉड ने आपको नीचे भेज दिया। कंपनी भी कुछ तो समझ के ये बनाती है कि नहीं। जैसे पिछले साल ही ये मोबाइल मैंने खरीदा यहाँ से, अहमदाबाद से। मैंने 1 साल से खरीदना था लेकिन मैं खरीद नहीं पा रहा था बिकॉज मुझे हाई बैटरी चाहिए थी जो जल्दी चार्ज हो। तो यहाँ के एक शॉप ने मुझे बताया कि ये इसमें बैटरी 75 का 2 पार्टीशन डाला हुआ है इस मोबाइल के अंदर। ये पहला ऐसा मॉडल है आज तक जो लोगों को नहीं पता। तो इसमें फास्ट चार्जिंग होती है। अगर ये 150 वैट की बैटरी होती ना तो सिंगल चार्ज होता था। ये 75 की पार्टीशन डाला है, तो जब मैं चार्जिंग में डालता हूँ तो दोनों पैरेलली चार्ज होता है, तो फटाफट हो जाता है। जो नॉर्मल मोबाइल आधे घंटे लगते हैं, इसको 10 मिनट में ये चार्ज हो जाता है। सो जब आप हीलिंग करोगे ना तो आप सुपर चार्ज हो जाओगे। आपका टाइम बचेगा कि नहीं, तो ये फेज लैग खत्म होगा कि नहीं। क्योंकि आजकल हर एक को बहुत फास्ट चाहिए, खाना फास्ट चाहिए, पहुंचना फास्ट है। इज इट राइट? कल ही मैं इसको कह रहा था, लोग इधर ड्राइविंग इतनी फास्ट करते, लेकिन मुझे पता नहीं है जा कहाँ रहे हैं। जाके तो घर पे चाय पीते बैठेंगे, मतलब कोई कट मार रहा है, कोई उल्टा गाड़ी चला रहा है, कोई मतलब सिग्नल भी नहीं दे रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है। और हम बॉम्बे में बहुत डिसिप्लिन से गाड़ी चलाते हैं बिकॉज हमको कैसा है ना, लाइट की आदत रहती है। जैसे मेरी पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मुझे नाइट ड्राइविंग बहुत पसंद है बिकॉज मेरा थर्मल विजन है और मुझे लाइटों की लैंग्वेज बहुत समझ में आती है, तो मैं नाइट ड्राइविंग अच्छे से कर पाता हूँ, है ना। दिन में तो क्या सिर्फ हॉर्न ही बजता है, हर बार तो आप हॉर्न किसी का सुनोगे नहीं, लेकिन लाइट तो आपको दिख भी जाएगी। कोई अपर डिपर कर रहा है, कोई सामने वाला आपको राइट सिग्नल दे रहा है, लेफ्ट सिग्नल दे रहा है, तो लाइट का इंडिकेशन बहुत फास्ट होता है साउंड के इंडिकेशन से। इज इट राइट? तो ये सिंबल सारे लाइट इंडिकेशन है। ये सारे सिंबल जो है ना, ये सब लाइट इंडिकेशन है जो हमें फास्ट गाइड करते हैं।
हम बच्चों को भी काफ़ी बार बोलते क्या अंधेरे में बैठा है, थोड़ा लाइट चालू करके पढ़ाई कर, बोलते कि नहीं। जैसे हमने अब्दुल कलाम या किसी का सुना रहेगा, स्वामी विवेकानंद का, कि वो लोग रास्ते की स्ट्रीट लाइट पे पढ़ते थे। इज इट राइट? मतलब प्रकाश तो चाहिए ना ज्ञान के लिए। अब क्लियर है कि नहीं? तो आत्मा के ज्ञान के लिए ये प्रकाश चाहिए, और उसके लिए हम ये सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईथर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। इज इट राइट? हमारे साथ नेगेटिव चीजें मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, और जब हम फोटॉन्स का इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ करेंगे तो वो प्रोटॉन्स हो जाते हैं। राइट? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। तो हमारी जो फेज लैग की जो नेगेटिव कर्मा था ना, उसके लिए हमें प्रोटॉन्स चाहिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शिवा हर चीज को शून्य करने की कोशिश कर रहा है ना? अगर किसी का 350 डायबिटीज है और उसका नॉर्मल वैल्यू 120 होता है, तो वो 120 शून्य पे आया कि नहीं? मतलब जीरो नहीं करना है उसको, यूनिट को 120 पे करना है। मतलब जहाँ पे वो पेनक्रियास 100% काम कर रहा है, कितना भी शुगर खाओ वो डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसको वो यूनिट दिया गया है। इज इट राइट? तो ये जो यूनिट्स होती है ना, ये हमको हीलिंग में समझनी चाहिए कि किसको कितनी यूनिट की ज़रूरत है, किसको कितने टाइम की ज़रूरत है, किसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, किसको कितनी अटेंशन की ज़रूरत है, किसको कितनी अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। किसी की ज़्यादा तारीफ भी करोगे तो बह जाता है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? किसी को आपने ज़्यादा पैसे दिया, अभी किसी ने आपसे 10,000 मांगे, आप किसी को 10 लाख लोगे तो वो बह जाएगा कि नहीं? इज इट राइट? तो वो जो मैनेजमेंट है, ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ स्पेस, मैनेजमेंट ऑफ मनी, इज इट राइट, एंड मैनेजमेंट ऑफ कर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम हीलिंग करेंगे ना तो समझ में आएगा। लोग मुझे पूछते काफ़ी बार, आपको कैसे समझता है कि आप रिट्रीट कहाँ करनी है और कौन से डेट को करनी है? मैंने कहा वो मुझे गाइडेंस अंदर से मिलता है। मैं किसी से प्लानिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई डाउजिंग नहीं करता हूँ कि कौन से डेट पे कहाँ करूँ करके। आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई क्रिस्टल बॉल गेजिंग करके मैंने कोई डेट निकाला, टाइम निकाला, चौगड़िया निकाला, ऐसा तो नहीं करता हूँ। इज इट राइट? लेकिन वो इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलता है। जैसे ये 6 बजे के जो सब्जेक्ट भी है ना, वो इंट्यूटिवली गाइडेंस में आते हैं, और वो टॉपिक आ जाते हैं। और टॉपिक जब मुझे पूछते हैं कि सर ये टॉपिक में क्या बोलना है, फिर वापस मैं सिंबल्स डालता हूँ, तो मुझे समझ में आता है ये टॉपिक पे ये बोलना है। और अगर मुझे कोई नहीं पूछता है तो मुझे समझ में भी नहीं आता ये टॉपिक के पीछे एक्चुअली साइंस क्या है। जैसे एक बच्चे को आपने कोई एक किताब दे दी, वो बच्चा पहले बुक खोलता है तो पहला पेज कौन सा आता है? इंडेक्स का आता है। इंडेक्स में क्या होता है? चैप्टर्स के टाइटल्स होते हैं, बराबर है। अब जब बच्चा एक एक चैप्टर में जाएगा तो ही अंदर का कंटेंट समझ में आएगा ना उसको। तो पहले हमें चैप्टर्स डाउनलोड होते हैं, सब्जेक्ट्स डाउनलोड होते हैं, और उसके बाद जब हम उस पर ज़्यादा हीलिंग करते हैं तो उसका पूरा एक थियरी समझ में आता है कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली थियरी क्या होनी चाहिए। इज इट राइट? तो प्लीज़ आप अपनी हीलिंग ज़्यादा करो ताकि आप अपना घर का काम अच्छा कर पाओ, रिलेशनशिप को आप अच्छे से मैनेज कर पाओ। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी को खुश करने के लिए कुछ करना है, ऐसा नहीं है। आपको आपका सोल का क्लियरेंस के लिए करना है। तो हो सकता है कभी आपने एक को दिया टाइम तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, आपने एक को पैसा दिया दूसरे को बुरा लग जाएगा, बिकॉज उसको नहीं समझ में आ रहा है आपका सोल कर्मा कहाँ पे। ये जो भी अपने अथड़ामण होते हैं ना, जो भी क्लैशेस होते हैं, फाइट होते हैं, बिकॉज क्या होता है, हर एक आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से सोच रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई गलत नहीं है, सब लोग अलग है। मैं एक सेंटेंस हमेशा यूज़ करता हूँ, गलत कोई भी नहीं है, हर एक की अपनी थियरी है कि नहीं। कल हमारी जो डिस्कशन हो रही थी बातें, इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्म कुमारी में कहते हैं कि भाई मोक्ष निर्वाणा में नहीं जाना, लाइफ को एंजॉय करना। ये अभी रिसेंटली इन्होंने क्लास अटेंड की और इन्होंने कहा कि आपने ऋषिकेश में कहा कि नहीं आप हीलिंग करो कि आपको मोक्ष निर्वाणा मिले। तो ये 2 कंट्रोवर्सी थियरी इन्होंने कहा क्यों है। मैंने कहा कंट्रोवर्सी नहीं है, हर एक की अपनी बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम से वो जाता है। जैसे मुस्लिम में कहते हैं कि भाई रात को खाना खाना, जैन में कहते हैं सूर्यास्त के बाद खाना। ये बिलीफ सिस्टम ही तो है कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? साइंस होगा लेकिन साइंस से पहले भी इनकी अपनी बिलीफ से चलते हैं। साइंस के हिसाब से चले तो कोई भी सूर्यास्त के बाद वैसे भी नहीं खाए। इज इट राइट कहना है? क्योंकि वो जब सन सेट होता है फिर अल्ट्रावायलेट रेस के वजह से, मतलब चले जाने की वजह से बैक्टीरिया वायरस नीचे आ जाते हैं, तो खाने में जाएंगे कि नहीं। फिर आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उससे वो बैक्टीरिया वायरस थोड़ी सोचेंगे नहीं ये तो मुस्लिम है, मैं इसके थाली में नहीं जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी सोचने वाला है। वो तो जो गिरेंगे वो गिरेंगे ही करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको क्या है ना, ये हीलिंग करते हुए समझना चाहिए कि कहाँ मेरे से गलती हुई है
या कहाँ सामने वाला गलत था और मुझे अपनी हीलिंग करनी है ताकि मैं सामने वाले की गलती को स्वीकार लूँ। उसको सुधारने के लिए भगवान ने आपको नहीं भेजा है मुझे बताओ। आप जितने भी जन्मे हैं, आपको किसी ने, भगवान ने लेटर दिया ये 4 आदमी को सुधार के आना? मुझे बताओ, किसी को लेटर मिला है? नहीं मिला है। तो हम भी क्या करते हैं ना, आप जैसे लोगों को सिखा देते हैं ज़्यादा करके, हम आपको सुधारने की कोशिश नहीं करते। आप बोलोगे ये 10 लाख लो, 2 लाख लो, 10,000 लो और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम आपको गाइड कर सकते हैं, एड ऑन फैक्टर कर सकते हैं कि जल्दी आप ठीक हो जाओ, लेकिन पहले मेन हीलिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप हीलिंग नहीं करोगे तो हमारी हीलिंग 100% काम नहीं करेगी। जितना हमारा और आपका कर्म रहेगा उतना ही काम करेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? अब बाजू वाला आके बोलेगा भाई 1 कटोरी चम्मच शक्कर दो, वो थोड़ी बोलेगा तुम्हारे घर में जितनी शक्कर है सब मुझे दे दो। ऐसा बोलेगा क्या बाजू वाला? नहीं कहेगा ना, बिकॉज उसको थोड़ी चाहिए, हमको उतनी देनी है। तो उसको थोड़ी हीलिंग चाहिए, हम उतनी देंगे कटोरी भर के। लेकिन मेन जो होता है वो उसको सेल्फ हीलिंग करनी पड़ती है, बिकॉज सोल की जर्नी आपकी है, सोल का कर्मा आपका है, सोल कनेक्शंस आपके हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका डीएनए हम ठीक कर पाए? हम कोई बायोलॉजिकल फैमिली के लोग तो हैं नहीं। इज इट राइट? मैं अपने बच्चों का ठीक कर सकता हूँ बिकॉज हमारा डीएनए एक है, लेकिन मैं अगर आपके कोई बच्चों का प्रॉब्लम है या आपके कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, हम 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमारी हीलिंग से आपकी हीलिंग बहुत जल्दी फास्ट काम करेगी। इसलिए हम कभी 15 डेज की हीलिंग लेते हैं, कभी 3 मंथ्स की हीलिंग लेते हैं। इज इट राइट? तो जल्दी रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम कुछ क्रिस्टल्स देते हैं, सजेशन देते हैं कि जल्दी हीलिंग काम आए, बिकॉज ज़्यादा प्रकाश काम करता है इसमें। इज इट राइट? हम प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ क्रिस्टल सजेशन देते हैं कि घर में क्रिस्टल रखना। जैसे देखो इनका ये ग्रिड बॉक्स है क्रिस्टल, तो इन्होंने ग्रिड बॉक्स जैसा रखा, इनका सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। मतलब बच्चे की शादी हो गई, उनका अब्रॉड जाना हो गया, उनका प्रोसेस जो है वो सब डॉक्यूमेंटल प्रोसेस है वो जल्दी फास्ट हो गए। तो ये चीज़ें कैसा एम्प्लीफिकेशन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने पहले ही बहुत लाइफ में टाइम वेस्ट किया है, अब वेस्ट नहीं करना है। बाहर के लोग इसलिए इंडिया में नहीं रह पाते बिकॉज इंडिया के लोग टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। बॉम्बे में तो भी एक बार लोग रह पाएंगे बाहर से आने के बाद, बिकॉज बॉम्बे टाइम से चलता है। लेकिन गांव-गांव में लोगों को टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। इज इट राइट? तो वो जो समय का जो महाभारत में बताया था चक्रव्यूह, उसी के वजह से पूरी महाभारत की इशू आज भी चल रहे हैं। अगर उस टाइम पे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते, एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया होता, एक दूसरे से क्षमापना कर दी होती, तो हम उनकी इश्यूज़ को ना हमारे डीएनए में नहीं लाते। तो कोई द्रौपदी के वस्त्रहरण को नहीं लाता, उनके केस में, उनके बालों में वो मेमोरीज नहीं होती, उनकी आंखों में वो छवियाँ नहीं होती। यू गॉट माई पॉइंट कि नहीं? इज इट राइट? तो ये सारी चीज़ें वापस आती है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक फ़ाइट चल रही थी संदीप महेश्वरी की और विवेक बिंद्रा की। तो जब मैं फाइट दोनों को हील कर रहा था, सिंबल्स डाल रहा था, तो मुझे यही लगा ये अर्जुन और दुर्योधन की फाइट है, बिकॉज कुछ ना कुछ अपोजिट एनर्जी से एक्ट करती है ना टाइम टाइम पे। तो मैंने आपको कहा ना, जो संचेत है वो प्रारंभ में आने वाला है, जो मंगल ने पकड़ा है वो शनि टाइम टाइम पे बाहर निकालेगा उसको। इसलिए हम कहते हैं 7.5 चल रही है, 2.5 साल की चल रही है, पैर पे चल रही है, छाती पे चल रही है, सर पे चल रही है। जहाँ 7.5 चलेगी मतलब सरफेस पे वहीं पे मेमोरीज डीएनए पे बाहर आएगी। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर मेरे सपोज ऊपर के पार्ट पे शनि चलेगा तो मेरा गला खराब होगा, मेरी छाती में हार्ट अटैक होगा, लंग्स वीक हो जाएंगे, मुझे ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस होंगे, मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, इंसोमिनिया होगा। अगर छाती पे होगा तो डेफिनेटली मेरे हार्ट अटैक्स आएंगे, मेरे हार्ट ब्लॉक होंगे। मेरे लोअर लेग्स पे 7.5 चलेगी तो मुझे यहाँ पैरालिसिस हो जाएगा, साइटिका हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगा, फाइब्रॉइड ये हो जाएंगे। मतलब आप सोचो कि कितना परफेक्ट साइंस है ये एस्ट्रोलॉजी का। इज इट राइट? वास्तु का भी डिफेक्ट है कि सपोज अगर आपका जो ब्रह्मस्थल है, सेंटर है, वो अगर गलत जगह पे कहीं उसका पिलर आया, कुछ आया, तो आपकी पीठ कमर हमेशा दुखती रहेगी, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें सरफेस पे है। तो उसको हील कर करके आपको ठीक करना पड़ेगा, क्रिस्टल रख के उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। आपका सर जो है, वास्तु पुरुष का सर नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में होता है, ईशानी कोने में होता है। लेकिन अगर आपने ईशानी कोना मतलब आपका अगर ब्लॉक्ड है फॉर एग्जांपल या कट है, तो डेफिनेटली आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उसको हील करना होगा कि नहीं हमको? तो जो हम एडवांस में करुणा हीलिंग करते हैं, जिसको हम क्वांटम हीलिंग कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती है। बेसिक में सिर्फ सिम्बॉल्स डालना है, चक्र को हील करना है,
पानी को हील करना है, वाटर मतलब ये रूम हील करना है, ये सब करना है। लेकिन एडवांस में हम छोटी छोटी चीज़ों को हील करते हैं। मैं तो अपने मोबाइल को सबसे ज़्यादा हील करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, बिकॉज 11,500 कॉन्टैक्ट्स तो मेरे पास है और 3.5 लाख लोगों ने मेरा नंबर स्टोर किया है। तो मैं हील करता हूँ ये सोच के कि जितने लोगों ने भी मेरा नंबर सेव किया है इस वक्त सबको हीलिंग जा रही है। और काफ़ी लोग मैसेज भी करते हैं, सर लगता है आपने मुझे हीलिंग की, जबकि मैंने उनको इंटेंशनली नहीं की, मुझे पता भी नहीं कि इस बार किसको ज़रूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको भी ये सारी हीलिंग जो है ना वो अलग अलग वेरिएशन से करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव हीलिंग। हम तो आपको बेसिक सिखाएंगे, लेकिन क्रिएटिव हीलिंग तो आपको करनी पड़ेगी कि नहीं? इज इट राइट? आपको पता है कि शादियों में ब्लैक मैजिक करते हैं, राजस्थानों में बालों में करते हैं, राइट? या घर चोड़े का एक थ्रेड लेके करते हैं, कपड़े के ऊपर करते हैं। कुछ तो मेमोरी होगी ना उसके अंदर भी, चाहे वो कपड़ा है या सर का बाल है। इज इट राइट? तो हमें उसको डीएनए हीलिंग करनी है कि उसमें से वो मेमोरी निकल जाए। कुछ तो कर्म बंधा पड़ा है, तो कोई किसी के ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता है अगर उसका कर्म नहीं चढ़ा है आपके ऊपर। तो आपने मेरे से पैसे लिए, राइट, और आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपको गाली दे सकता हूँ, कर्ज कर सकता हूँ, बद्दुआ दे सकता हूँ। लेकिन आपने मेरे से पैसे ही नहीं लिए और मैं आपको कर्ज करूँगा, काम ही नहीं आएगा। कर्जा नहीं है तो कर्ज नहीं है, जिस पे कर्जा है उसका ही कर्ज लगता है कि नहीं? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इज इट राइट? तो जो भी हमारा फेज लैग में कर्जा चढ़ा पड़ा है जन्मों जन्मों का, उसको आपको हील करना है कि नहीं? भले आप पास्ट लाइफ को नहीं मानते या आपने पास्ट लाइफ नहीं भी देखी, डजंट मैटर, लेकिन कुछ तो कर्जा है कि नहीं? आप मुझे बताओ कि नहीं? क्यों आपकी लाइफ में टाइम पे कुछ लोग आके आपको चीट करते हैं, फंसाते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं, आपसे झगड़े करते हैं? कुछ तो कर्जा है कि नहीं? चाहे वो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, क्यों ऐसा कोई करता है? कभी आप होटल में जाते हो और कोई आपके खाने में बाल आ जाता है, कभी कॉकरोच आ जाता है। कुछ तो आपका कर्म उस खाने के साथ है, उस वेटर के साथ है, उस कुक के साथ है, उस रेस्टोरेंट के साथ है। तो आपको हीलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि उसके बाद जब दूसरी होटल में भी जाओगे ना, वापस ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये लूप पैटर्न है। इज इट राइट? मेरी गाड़ी को कभी भी कोई टच करता है ना, तो मैं सिर्फ उसका रिपेयर नहीं करता हूँ, मैं उसको हील भी करता हूँ ताकि दूसरी बार कोई मेरी गाड़ी को टच ना करे। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम ये इतनी डीप लेवल पे हीलिंग क्यों करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो लोग ऊपर ऊपर की हीलिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एनर्जी बढ़ती है, कर्मा क्लियरेंस नहीं होता है। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिर्फ एनर्जी बढ़ानी है तो आप प्राणी हीलिंग कर सकते हो, आप दूसरी हीलिंग कर सकते हो जिसमें मैग्नीफाइड हीलिंग है। ये सिर्फ एनर्जी बढ़ाती है मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन जहाँ पे रियली आपको लगता है नहीं मुझे अपना डीएनए क्लीन करना है, मुझे सोल क्लीन करना है, मुझे वो फेज लैग है कि जिस टाइम पे वो नहीं कर पाए तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? मदर अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाई तो उसका सी सेक्शन होता है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? अगर बच्चे को सही टाइम पे कंसीव नहीं किया और बहुत लेट कंसीव करते हैं 45-50 के, तो वो बच्चा एबनॉर्मल बर्न होता है कि नहीं? तो दिस इज फेज लैग। तो हम पूरी हीलिंग आज जो सीखेंगे और जो प्रैक्टिस करेंगे वो फेज लैग की करेंगे। इज राइट? उसमें हम लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे कि भाई ये क्यों मेरे साथ हुआ, कब हुआ, क्योंकि कभी आपने युद्ध किया, कभी आपने कोई तांत्रिक लाइफ का रोल अदा किया, कभी आपने किसी को चीट किया, बिकॉज आपकी या तो इग्नोरेंस थी या तो ईगो था या तो अज्ञान था, आपको पता ही नहीं था कि इसको कैसे डील करना। जैसे मेरे दादी नानी को पता ही नहीं था 13-14 साल में कोई शादी करेगा थोड़ी अक्ल रहती है कि नहीं? इसलिए 11-11 बच्चे उनको हो गए करके। अगर अक्ल रहती तो इतने थोड़ी बच्चे होते उनके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो अभी धीरे धीरे हमारे अंदर इंटेलिजेंसी आती है, लेकिन वो मेंटल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, ब्रेन इंटेलिजेंसी आजकल हमारे युग में आ रही है। सोल इंटेलिजेंसी किसी के पास आज की दुनिया में नहीं है और इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो जैसे आप सोल लेवल पे ये हीलिंग करोगे तो आपकी सोल इंटेलिजेंसी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मेरी काफ़ी हद तक हो गई है, इसलिए मुझे समझ में आता है कि अब मुझे दुबई जाना चाहिए, अब सिंगापुर जाना चाहिए, अब यूएस जाना चाहिए। अगर नहीं होती तो मैं क्यों ट्रैवल करता? यहाँ मुझे कौन से स्टूडेंट्स कम मिलते हैं जो मैं वहाँ ट्रैवल करूँ? कभी 2 स्टूडेंट्स के लिए मैं पौंडीचेरी जाता हूँ, कभी चेन्नई जाता हूँ। क्यों जा रहा हूँ? कुछ तो मेरा टाइम पे मेरा क्लियरेंस डिमांड कर रहा है कि नहीं? अदरवाइज किसको ट्रैवलिंग इतनी अच्छी लगती है कि भाई अलग जगह खाना पीना उठना बैठना, मतलब हम कमाते हैं अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, और आप घर में ही नहीं रह सकते हो, फैमिली में ही नहीं रह सकते हो। तो आपको नहीं लगता ये कंट्रोवर्सी है? लेकिन कहीं ना कहीं ये सोल का एक कमिटमेंट है, सोल का क्लियरेंस पार्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं तो बुद्धा क्यों इतना ट्रैवल करते, मुझे बताओ? कहाँ बौद्ध गया, कहाँ वो मतलब नेपाल, काठमांडू, इतना ट्रैवल क्यों करते? महाभारत के बाद ये
कृष्ण जी ने सारे 5 पांडवों को कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, कहाँ कहाँ लेके गए? इज इट राइट? क्यों लेके गए? फॉरगिवनेस करवाने के लिए। घर पे बैठ के भी तो फॉरगिवनेस हो सकता था उनका। लेकिन जितने लोग मरे थे ना उस युद्ध में, वो उनकी सारी कॉन्शियसनेस 12 ज्योतिर्लिंग से कॉन्शियसनेस से ट्यूनिंग में थी। तो वो शिवलिंग पे जाके जब वो माथा टेकते, फॉरगिव करते, तो 10,000 लोगों को उन्होंने क्लियरेंस किया। फिर दूसरे शिवलिंग पे गए और वहाँ पे माथा टेका, फॉरगिवनेस किया, फिर 15-20 हज़ार लोगों को क्लियर किया। इसलिए ट्रैवल करना पड़ता है उस तीर्थ स्थानों पे, उस जगह पे जिसकी चेतना लोगों के साथ मिलती है। इज इट द साइंस? साइंस समझ रहे हो कि नहीं? अभी मेरा ये वोडाफोन का है सिम कार्ड, कुछ प्रॉब्लम होगा मैं एयरटेल में थोड़ी जाऊँगा, वोडाफोन की ऑफिस में जाऊँगा कि नहीं? वो बोलेंगे नहीं ये छोटी मिनी ऑफिस है, आपको मेन गैलरी में जाना पड़ेगा, तो फिर मैं मेन गैलरी में जाऊंगा कि नहीं? वो बोलेंगे इधर भी नहीं होगा, आपको मेन कस्टमर केयर का जो मेन सर्विस सेंटर है हब, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर मैं लेकिन जाऊंगा उसी के पास। तो आपको भी क्या है ना, जब आप अलग अलग जगहों पे मत्था टेकते हो, जो शक्तिपीठ होती है, वैष्णो देवी है, तिरुपति है, ये ऐसी जगह, तो आप हज़ारों लाखों लोगों को वहाँ पे फ्री कर देते हो, बिकॉज वहाँ पे आप कर्म क्लियर करते हो। आप शिरडी जाते हो तो वो वननेस का मंदिर है जहाँ पे सारे कॉन्शियसनेस कनेक्शन में है, वहाँ पे आप हीलिंग करोगे शिरडी के मंदिर में, सब क्लियर हो जाएगा। गंगा तट पे हील करोगे तो काफ़ी लोगों का कर्म क्लियरेंस हो जाएगा, जिसके साथ आपका वाटर मॉलिक्यूलर कर्मा था, जिसके साथ आपका प्रारब्ध कर्मा था। इज इट क्लियर? तो देखो ये अलग अलग एलिमेंट की हीलिंग है, अलग अलग कॉन्शियसनेस की हीलिंग है, जो हम आज एडवांस लेवल पे करेंगे। बाकी जो बेसिक लेवल के हैं वो फिर सब हम अपने चक्र पे और नॉर्मल हीलिंग करेंगे। इज इट ओके? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कि कोई क्वेश्चन आपको? ओके, सो लेट अस टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम डिवाइड हो जाएंगे और फिर हम 2 ग्रुप में हीलिंग करेंगे। ठीक है?